हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स 12th में हमारा पिछला वीडियो क्लिप एल सी परिपथ, एल आर परिपथ एवं आर परिपथ में विद्युत स्रोत के सामर्थ्य से संबंधित था। आज हमारा एक नया वीडियो क्लिप है जिसको हम वाटहीन धारा एवं चौक कुंडली कहते हैं। वाटहीन धारा एक ऐसी धारा होती है जिसमें ऊर्जा क्षय नगण्य होता है, यानी इस धारा को प्रवाहित करने के लिए वाट जो सामर्थ्य का मात्रक है, सामर्थ्य विद्युत स्रोत का शून्य होना चाहिए, यानी इसमें बिना ऊर्जा क्षय के धारा का प्रवाह होता है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि एक ऐसे परिपथ में जिसमें कुंडली लगी हो, उसमें धारा एवं विभव के बीच कितने डिग्री का कलांतर होता है और केवल कुंडली लगे हुए परिपथ में सामर्थ्य का फार्मूला क्या होता है। यदि एक परिपथ में जिसमें कुंडली लगी हो विभव का सूत्र लिखना चाहे या विभव का समीकरण लिखना चाहे तो लिखेंगे V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और धारा को लिखना चाहे तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी लिखेंगे। अब इन दोनों की कला को हम देखें तो विभव की कला ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है और धारा की कला केवल ओमेगा टी है, यानी दोनों की कला में पाई बाई 2 डिग्री का कलांतर है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक परिपथ है जिसमें केवल कुंडली लगी है, तो कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर परिपथ में धारा की कला से पाई बाई 2 कला अग्रगामी होती है। तो यहां से स्पष्ट है कि आता है विभव की कला धारा की कला से पाई बाई 2 कला अग्रगामी है। अग्रगामी है। ये यहां से हमको मिल जाता है, यह है प्रत्यावर्ती विभव और यह है प्रत्यावर्ती धारा। दोनों कहां है? जब परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली इंडक्टर लगा हुआ है, तो अगर विभव की कला धारा की कला से पाई बाई 2 कला अग्रगामी है, तो यहां से मिलता है कि विभव एवं धारा में कलांतर, जिसको आप फाई लिखते हैं, फाई बराबर पाई बाई 2, ये विभव एवं धारा में कलांतर फाई इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। अब यहीं से हम इस परिपथ में जिसमें केवल प्रेरण कुंडली लगी हुई है, सामर्थ्य विद्युत स्रोत का सामर्थ्य क्या होगा उसको अगर हम निकालना चाहें तो सामर्थ्य P इक्वल टू लिखते हैं VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये फाई धारा एवं विभव के बीच कलांतर है, तो यहां से हो जाता है P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos 90, और ये क्या हो जाता है 0। तो विद्युत स्रोत, प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत जो है
उसका सामर्थ्य यहाँ पर 0 हो जा रहा है। कहने का आशय यह है कि इस प्रकार के परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सामर्थ्य 0 की आवश्यकता है, यानी ऊर्जा का व्यय प्रति सेकंड जो होगा वो 0 होगा। यानी इस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सामर्थ्य 0 होगा, या कह लें विद्युत स्रोत के द्वारा प्रवाहित ऊर्जा का दर क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए जहां सामर्थ्य 0 है, यानी सामर्थ्य का मात्रक वाट 0 के रूप में होगा, यानी सामर्थ्य जो होगा 0 वाट होगा, 0 वाट। और इसी 0 वाट को नया नाम दिया गया वाटहीन। और वाटहीन क्या है? वाटहीन स्रोत से बहने वाली धारा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। तो परिपथ में एक ऐसी धारा जिसके प्रवाह के लिए ऊर्जा व्यय का दर 0 हो, उस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। तो वाटहीन धारा की परिभाषा अगर लिखना चाहे तो हम लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रवाहित एक ऐसी धारा जिसको प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा व्यय का दर 0 हो। ऊर्जा व्यय का दर यही सामर्थ्य होता है, तो ऊर्जा व्यय का दर क्या हो, 0 हो। ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े परिपथ में ऐसी धारा जिसके प्रवाह के लिए ऊर्जा व्यय दर जिसको आप सामर्थ्य कहते हैं, सामर्थ्य 0 हो, वाटहीन धारा कही जाती है। वाटहीन धारा कही जाती है। वाटहीन धारा कही जाती है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े परिपथ में ऐसी धारा जिसके प्रवाह के लिए ऊर्जा व्यय की दर सामर्थ्य जिसको कहते हैं वो 0 हो, वाटहीन धारा कही जाती है। तो वाटहीन धारा के लिए परिपथ में केवल कुंडली का होना आवश्यक होता है, एक बात। और दूसरी बात, अगर परिपथ में कुंडली के स्थान पर संधारित्र हो जाए, तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं कि यदि परिपथ में केवल संधारित्र होता है तो संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर धारा की कला से π/2 कला पश्चगामी होती है। यानी यदि परिपथ में केवल संधारित्र हो, यदि परिपथ में केवल संधारित्र हो तो v इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पर, v0 sin ω t माइनस π/2 ये लिखते हैं। और I इक्वल टू लिखते हैं I0 sin ω t। और इन दोनों की कला को हम देखें तो यहां पर भी π/2 कला क्या है, पश्चगामी है विभव धारा से, यानी दोनों के बीच जो कलांतर φ इक्वल टू क्या है, π/2 है। तो अगर यहां पर भी कलांतर φ इक्वल टू π/2 है तो फिर P इक्वल टू क्या निकल के आता है, VRMS इंटू RMS इंटू cos π/2, और cos π/2 का मान फिर 0 होता है। तो यहाँ P इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यदि परिपथ में केवल संधारित्र भी लगा हो तो ऐसी स्थिति में परिपथ में धारा प्रवाह के लिए ऊर्जा व्यय का दर जिसको हम सामर्थ्य कहते हैं
वो मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर भी वाटहीन धारा हो जाएगी, यानी सामर्थ्यहीन धारा, वाटहीन धारा या ऊर्जा स्रोत से प्रवाहित ऊर्जा के व्यय का दर अगर शून्य है तो यहाँ पर भी धारा क्या हो जाएगी, वाटहीन हो जाएगी। तो परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली लगी हो या केवल संधारित्र लगा हो, दोनों ही स्थिति में परिपथ में जो प्रवाहित धारा होती है वो वाटहीन धारा होती है, बिना ऊर्जा व्यय की धारा होती है, इसलिए इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। अब समस्या ये होती है कि क्या ऐसी धारा संभव है, तो इसको हम देखने के लिए देखेंगे कि प्रेरण कुंडली लगा दो। तो प्रेरण कुंडली में खुद उसमें कुंडली लगी होती है चालक तार की, तो चालक तार कोई ऐसा बनना संभव नहीं है जिसका अपना प्रतिरोध न हो। तो कुंडली में चालक तार लगा हुआ है तो चालक तार के स्वयं का प्रतिरोध होगा, नंबर 1। दूसरा, परिपथ में कुंडली को, प्रत्यावर्ती स्रोत को और लोड को जोड़ने के लिए हमको संयोजक तार की आवश्यकता होती है और संयोजक तार का भी अपना प्रतिरोध होता है। तो कुंडली का अपना प्रतिरोध होता है, संयोजक तार का अपना प्रतिरोध होता है। तो इस तरह से परिपथ का प्रतिरोधहीन होना संभव नहीं है, कुछ न कुछ आर अवश्य होगा। तो यहाँ से एक और निष्कर्ष निकल के आता है कि कोई भी परिपथ बिना प्रतिरोध का नहीं हो सकता है। परिपथ में संयोजक तार का प्रतिरोध होगा, कुंडली का प्रतिरोध होगा, और अगर संधारित्र जुड़ा हुआ हो तो संधारित्र को जोड़ने के लिए जो संयोजक तार लगाते हैं उस संयोजक तार का अपना प्रतिरोध होगा। कोई भी परिपथ ऐसा नहीं होता है जो प्रतिरोधहीन हो। इस तरह से अगर हम कलांतर को देखें, कलांतर फाई के लिए cos फाई इक्वल टू लिखते हैं r/√ω² L² + r। तो आप देख चुके हैं कि परिपथ कोई भी हो उसमें संयोजक तार का प्रतिरोध होता है, कुंडली का प्रतिरोध होता है। तो ऐसी स्थिति में r का मान शून्य नहीं हो सकता है, r इज नॉट इक्वल टू 0। अगर r का मान शून्य नहीं हो सकता है तो cos फाई बराबर शून्य नहीं हो सकता है, यानी फाई का मान जो होगा वो π/2 के बराबर नहीं हो सकता है। और π/2 के बराबर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में जो आप P = VRMS × IRMS लिख रहे हैं और इसमें cos फाई का गुणा कर रहे हैं, अगर cos फाई का मान कुछ न कुछ होगा, अगर फाई = π/2 नहीं है तो cos फाई का मान कुछ न कुछ होगा। ऐसी स्थिति में परिपथ कोई भी हो, चाहे उसमें प्रेरण कुंडली लगी हो चाहे संधारित्र लगी हो, उसमें कुछ न कुछ पावर, कुछ न कुछ सामर्थ्य विद्युत स्रोत से चाहिए। ऐसी स्थिति में वाटहीन धारा व्यवहार में संभव नहीं है, केवल सिद्धांत में ही संभव है, क्योंकि कोई भी परिपथ ऐसा नहीं बना है जिसमें केवल ωL हो या केवल 1/ωc हो, उसमें कुछ न कुछ आर जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वाटहीन धारा से संबंधित परिपथ का होना संभव नहीं है, ये केवल सिद्धांत के रूप में पढ़ा जा सकता है। ये हमारी हो गई वाटहीन धारा, जिसको प्रवाहित होने के लिए विद्युत स्रोत में सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं होती है, या कह लें कि बिना ऊर्जा व्यय के ही धारा का प्रवाह होने लगता है। किसमें? जब परिपथ में केवल कुंडली लगा हो या जब परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो, यह सिद्धांत में ही संभव है। व्यवहार में परिपथ में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है, यानी केवल इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव इंडक्शन न होकर के यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कुछ न कुछ होता है। इसलिए फाई का मान जो कलांतर होता है वो फाई का मान π/2 न होकर के उससे इतर होता है, इसलिए परिपथ में कुछ न कुछ सामर्थ्य, कुछ न कुछ ऊर्जा व्यय होती रहती है। अब यहाँ पर वेव डायग्राम को देखा गया है कि इस वाटहीन धारा से संबंधित वेव डायग्राम कैसा बनेगा। इस डायग्राम से हम कैसे दिखा सकते हैं कि इस परिपथ में विद्युत सामर्थ्य या सामर्थ्य की खपत क्या है? शून्य। तो ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विभव और इससे इस विद्युत स्रोत से ऊर्जा व्यय होने की दर, जिसको हम सामर्थ्य कहते हैं, सामर्थ्य को दिखाएं। तो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ये प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित वेव डायग्राम है, और ये जो एक लाइन है
ये ग्राफ या ये वेव डायग्राम ये विभव से संबंधित है। और इसमें प्रेरण कुंडली एल लगी हुई है परिपथ में। तो जब प्रेरण कुंडली लगी हुई है तो ऐसी स्थिति में विभव जो होगा π/2 कला अग्रगामी होगा धारा से। तो π/2 कला अगर अग्रगामी होगा तो जहां पर धारा का मान अधिकतम होगा वहां पर विभव का मान शून्य हो जाएगा, और जहां धारा का मान शून्य होगा वहां विभव का मान अधिकतम हो जाएगा। क्योंकि जब धारा का मान शून्य है या कह लें जब धारा का मान अधिकतम है तो उससे π/2 कला पहले ही विभव का मान शून्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर यहां से यहां तक देखा जाए, 1/4 साइकिल में देखा जाए तो 1/4 साइकिल में धारा और विभव दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों का गुणनफल P = V × I अगर करें तो ये पॉजिटिव आता है। तो ये जो वेव डायग्राम बनता है ये सामर्थ्य का वेव डायग्राम बनता है P = V × I करके। तो चौथाई साइकिल में जो सामर्थ्य है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और दूसरे चौथाई साइकिल में धारा तो पॉजिटिव है लेकिन विभव क्या है, निगेटिव है। और धारा और विभव एक दूसरे के विपरीत दिशा में पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण सामर्थ्य P = VI क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव है। तो एक आधे साइकिल में देख रहे हैं, आधे साइकिल में सामर्थ्य या व्यय ऊर्जा स्रोत की दर आधे साइकिल में, चौथाई साइकिल में पॉजिटिव है और चौथाई साइकिल में निगेटिव है। तो आधे साइकिल में देखें तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलकर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। दूसरे आधे साइकिल में देखें तो फिर यहाँ पर 1/4 साइकिल में सामर्थ्य पॉजिटिव है और दूसरे चौथाई साइकिल में सामर्थ्य क्या है, निगेटिव है। तो इस आधे साइकिल में भी पॉजिटिव और निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, दोनों मिलकर क्या हो गया, 0। और यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव सामर्थ्य और ये हो गया निगेटिव सामर्थ्य, और दोनों मिलकर क्या हो गए, 0 हो गए। हम देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती स्रोत के प्रत्येक आधे साइकिल में ऊर्जा व्यय का दर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यानी चौथाई साइकिल में जो है प्रत्यावर्ती स्रोत से परिपथ ऊर्जा ले रही है, और दूसरे चौथाई साइकिल में परिपथ प्रत्यावर्ती स्रोत को ऊर्जा क्या दे रही है, दे रही है। इस तरह से एक आधे साइकिल में विद्युत स्रोत एवं परिपथ के बीच ऊर्जा का लेन देन होता है, और दोनों ही ऊर्जाएं एक दूसरे से मिलकर क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। यानी एक हाफ साइकिल में ऊर्जा व्यय क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरह से प्रत्येक हाफ साइकिल में देखेंगे तो ऊर्जा व्यय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पूरे के पूरे परिपथ में कंटिन्यूअस ऊर्जा व्यय क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस तरह से हम देखते हैं वेव डायग्राम से कि कुंडली से युक्त परिपथ में ऊर्जा व्यय का दर जो होता है वो फाइनली परिणामी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और धारा क्या होती है, बिना ऊर्जा व्यय की धारा बहने लगती है, जिसको हम वाटहीन धारा कहते हैं। तो ये हमारा हो गया वाटहीन धारा, एक ऐसी धारा जिसमें ऊर्जा व्यय का दर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बिना वाट की धारा बहने लगती है, इसको हम वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा एक ऐसे परिपथ में बहती है जिसमें केवल इंडक्टर लगा हो या फिर केवल कैपेसिटर लगा हो। तो ऐसे परिपथ में धारा बहती है तो ऊर्जा व्यय का दर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दूसरा, ये केवल सैद्धांतिक रूप से ही संभव है, व्यवहारिक रूप से कोई भी परिपथ ऐसा नहीं बना है जिसमें प्रतिरोध न हो, और जब प्रतिरोध होता है व्यवहार में वाटहीन धारा संभव नहीं है, केवल सैद्धांतिक रूप से इसको हम पढ़ते हैं। आगे दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है चोक कुंडली। चोक कुंडली, चोक कुंडली परिपथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक युक्ति होता है, एक जुगाड़ होता है। इस चोक कुंडली के माध्यम से परिपथ में धारा को नियंत्रित किया जाता है। इसके पहले धारा नियंत्रण के लिए हम धारा नियंत्रक का उपयोग करते थे। धारा नियंत्रक का उपयोग करने से यह होता था कि धारा नियंत्रक का अपना क्या हो जाता था, प्रतिरोध होता था, और अपना प्रतिरोध होने के कारण विद्युत ऊर्जा E=I²RT में इस धारा नियंत्रक के प्रतिरोध के कारण कुछ न कुछ ऊर्जा ये धारा नियंत्रक व्यय कर लेता था। कुछ न कुछ ऊर्जा को क्या करता, कुछ न कुछ ऊर्जा का ह्रास धारा नियंत्रक में होता था। इसी ऊर्जा के ह्रास से बचने के लिए, इसी ऊर्जा व्यय से बचने के लिए एक ऐसी कुंडली
का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बिना ऊर्जा व्यय किए ही धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब चोक कुंडली में होता क्या है, तो चोक कुंडली को लिखें तो क्या लिखेंगे, चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जिसमें बिना ऊर्जा के व्यय के ही परिपथ की धारा को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी अगर कोई पूछ देता है कि चोक कुंडली क्या होती है, तो आप कहेंगे कि चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से परिपथ में धारा को नियंत्रित किया जाता है, और चोक कुंडली इस काम को करने के लिए स्वयं किसी प्रकार की ऊर्जा का व्यय नहीं करती है या स्वयं किसी प्रकार की ऊर्जा को खाती नहीं है, इसलिए इसमें धारा का नियंत्रण बिना अतिरिक्त ऊर्जा व्यय के हो जाता है। तो ये चोक कुंडली की परिभाषा छोटी सी हो गई। और इसकी संरचना में क्या देखेंगे कि इसमें लोहे का क्रोड होता है, और इस क्रोड पर तांबे का मोटा तार कुंडली के रूप में पृथक्कृत कुंडली के रूप में लपेटा जाता है। इस लोहे के क्रोड पर तांबे का मोटा तार पृथक्कृत कुंडली के रूप में लपेट दिया जाता है। तो कुंडली के रूप में लपेटने से ये होता है कि ज्यादा लंबा तार लपेटा जा सकता है उस पर, और इस लोहे की क्रोड और पृथक्कृत कुंडली का इस तरह से समायोजन होता है कि हम लोहे के क्रोड को जितना चाहे उतना इस कुंडली के अंदर प्रवेश करा सके। तो जब हम यहां पर Z इक्वल लिखना चाहें तो Z इक्वल लिखेंगे R² प्लस ओमेगा स्क्वायर N स्क्वायर। इस कुंडली को अगर प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़े तो प्रत्यावर्ती स्रोत का जो इंपीडेंस होगा, जो प्रतिबाधा होगा, वो होगा R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। अब हम तांबे की कुंडली को मोटा तार के रूप में उपयोग किए हैं। तो जब मोटा तार होगा, अब रेजिस्टेंस इसका बहुत कम है और लंबाई इसकी ज्यादा है, तो लंबाई के अधिक होने से ओमेगा एल तो अधिक हो जाएगा, परंतु आर का मान क्या होगा, आर का मान अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, यानी बहुत कम होगा। अगर हम cos फाई इस प्रेरण कुंडली में जो प्रवाहित धारा होती है, जो परिपथ के साथ जोड़ते हैं, तो उसके लिए cos फाई इक्वल टू लिखे तो R/Z लिखते हैं, और ये लिखते हैं R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो L का मान अधिक होने के कारण R का मान लगभग 0 के बराबर है और L का मान बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos फाई इक्वल टू 0 का मतलब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और अगर फाई इक्वल टू π/2 है तो इस चोक कुंडली में जो हम धारा नियंत्रक के रूप में प्रयोग करना चाह रहे हैं, उसमें जो सामर्थ्य व्यय है P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका रेजिस्टेंस तो होगा Z इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के हिसाब से जेड इक्वल टू ओमेगा एल तो होगा, लेकिन ऊर्जा व्यय क्या होगा? जीरो होगा। तो जब जेड इक्वल टू ओमेगा एल होगा और ऊर्जा व्यय जीरो होगा, तो ऐसी स्थिति में ओमेगा एल के कारण धारा तो नियंत्रित होगा, लेकिन ये ऊर्जा व्यय क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी एक चोक कुंडली ऐसी युक्ति हो जाएगी जिससे परिपथ में धारा को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु इस कुंडली के माध्यम से ऊर्जा व्यय क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ये जो कुंडली की रचना है, ये देखिए लोहे का कोड है और इस पर तांबे का पृथक्कृत तार इस तरह से लपेट दिया गया है। इसको प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया गया है। अब इस कुंडली का जो प्रतिबाधा है, चूंकि R इक्वल टू जीरो है, तो प्रतिबाधा Z इक्वल टू ओमेगा एल हो गया, और Z इक्वल टू ओमेगा एल होने के कारण केवल इंडक्टर का प्रतिघात होगा। ऐसी स्थिति में इस इंडक्टर के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो धारा की कला से पाई बाई टू कला अग्रगामी होगा, यानी फाई का मान पाई बाई टू होगा और फाई का मान पाई बाई टू होगा। तो ऊर्जा व्यय का दर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और चोक कुंडली बिना ऊर्जा व्यय किए, बिना ऊर्जा खपत किए धारा को क्या करेगी? नियंत्रित करेगी। अब जिस अनुपात में हमको धारा का नियंत्रण करना होता है, उसी अनुपात में यल का मान हमको चाहिए। अगर धारा को ज्यादा नियंत्रित करना होगा तो जेड ज्यादा चाहिए, और जेड ज्यादा चाहिए तो यल ज्यादा चाहिए, और यल ज्यादा होने के लिए हम इस क्रोड को इस कुंडली के अंदर ज्यादा प्रवेश कराते हैं, तो हमको ज्यादा जेड मिलता है, और ज्यादा जेड मिलेगा तो धारा ज्यादा नियंत्रित होगी। और कम धारा नियंत्रित करनी होती है, इस क्रोड को कुंडली से ज्यादा बाहर निकालते हैं, यानी कम प्रवेश कराते हैं। ऐसी स्थिति में जेड का मान कम होगा, और जेड का मान कम होने से धारा कम नियंत्रित होगी। तो ये हमारी चोक कुंडली रही। चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति जो बिना ऊर्जा व्यय के ही धारा को नियंत्रित कर देती है। तो इसका उपयोग ऊर्जा व्यय, ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए किया गया। इसके पहले जो धारा नियंत्रण का उपयोग किया जाता था वो भी धारा को नियंत्रित करता था, परंतु उसमें आई स्क्वायर आर टी के अनुसार ऊर्जा का व्यय होता था। लेकिन यहाँ पर चूंकि जो कुंडली है वो उसमें विभव और धारा के बीच पाई बाई टू का कलांतर है, और ऐसी स्थिति में P इक्वल टू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी ऊर्जा व्यय का दर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, और बिना ऊर्जा खाए ही ये धारा को नियंत्रित करती रहती है। तो इस तरह से हमारा आज वाटहीन धारा एवं चोक कुंडली से संबंधित वीडियो क्लिप रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।